इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने जनपद के पत्रकार संजय यादव जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और चुनावी माहौल जानते ही जनपद में पूरे क्षेत्र में हर जगह जाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर माहौल क्या चल रहा है। आप बताइए, मधुबन विधानसभा में माहौल क्या चल रहा है? पहले तो NIV 24 न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इन्होंने इतना मुझे समय दिया, क्योंकि मैं लोगों से पूछता रहता हूँ और आपके चैनल ने मुझे समय दिया कि मैं बोल सकूँ और मैं बातें बता सकूँ। देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, तो हम लोग क्षेत्र में चारों तरफ जा रहे हैं। 4 सीट हैं मऊ ज़िले में, विधानसभा की 4 सीटें हैं और चारों सीटों पे हम लोग पब्लिक का राय जानने के लिए, जनता का राय जानने के लिए जा रहे हैं। इस समय का जो माहौल है बढ़िया है, सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी क्षेत्र में सक्रिय हैं, दौड़ रहे हैं। अब देखिए जनता को आपको क्या लग रहा है कि मधुबन से कौन सा सीट निकाल सकता है? हाँ, मधुबन की जहाँ पे आपने बात किया, पहले ऐसा था कि पहले मऊ ज़िले की बात करें तो सदर की पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई में रहा करती थी सीट सदर को लेके, क्योंकि वहाँ से मुख्तार अंसारी 25 सालों से थे। बट इस बार का लड़ाई इस बार का जो पैंतरा है ना, लोगों की आंखें ज़्यादातर नज़रें वो सदर में नहीं है, ज़्यादातर नज़रें इस बार का मधुबन में है, क्योंकि वहाँ से सक्रिय राजनीति में BJP से सक्रिय रहे भरत भैया। उनको पार्टी टिकट नहीं दिया, वो बगावत कर गए, VIP पार्टी ज्वाइन करके वहाँ से वो पर्चा दाखिला करके प्रत्याशी बन गए हैं। रामविलास चौहान मधुबन विधानसभा आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, आजमगढ़ से आए हैं, तो वहाँ पे बहुत विरोध हुआ उनका, और उनका विरोध लोगों ने किया, उसके साथ साथ वहाँ के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे BJP के, उन लोगों ने भी किया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्थिति, और एक चीज़ और हो गया था, जब सुधाकर सिंह को टिकट दे दिया गया था सपा से, और फिर उनका टिकट 2 दिन में काट करके वहाँ से फिर उमेश चंद पांडे जी को दिया गया, तो एक और पेंच फंसा। तो मधुबन काफ़ी इस समय मऊ जिले का सबसे चर्चित सीट हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखने को ये होगा कि जिस तरह की वहाँ पे संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भरत भैया का बगावत होना और उमेश पांडे जी को टिकट मिल जाना, तो कहीं ना कहीं सपा और बसपा की लड़ाई रहेगी वहाँ पे। फिर भी कुछ मैक्सिमम बताइए कि कौन सी सीट BJP और सपा में से कौन सी निकाल पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, लगता तो क्या है, अब लगने वाली बात यह है कि मऊ जिले के सभी चारों सीटों पे जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ और लोगों का विरोध हुआ, तो इससे तो यही लगता है कि लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक ये किया है कि बाहरी नेताओं को हमें यहाँ से जिताना नहीं है, और वो बाहरी हैं रामविलास चौहान जी। तो मधुबन क्षेत्र की बात करेंगे तो लड़ाई में हमें तो लग रहा है कि सपा और बसपा ही रहेगी जी। तो घोसी का क्या हाल है? घोसी के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, घोसी के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। वहाँ से BJP के पूर्व विधायक विजय राजभर को यही जिम्मेदारी दी गई है इस बार भी चुनाव में। वो उपचुनाव जीते थे 1500-1600 वोटों से, और उनके सामने समाजवादी पार्टी से दल बदलू दारा सिंह चौहान जी को मौका दिया गया है, जो मधुबन से भाग के आए थे घोसी में, और घोसी में आने के बाद उनको मौका दे दिया समाजवादी पार्टी ने। तो माहिर खिलाड़ी वो भी हैं, क्योंकि जब भी वो चुनाव में उतरे हैं जीते हैं, हारे नहीं हैं, तो ये भी एक चीज़ है। और तीसरे जो पेच फंसा, पहले तो ऐसा था कि BJP और सपा लड़ेगी, बट जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने भी जो टिकट चुन्नू खान को दे दिया, वसीम इकबाल और चुन्नू खान को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है, तीनों पार्टियां लड़ रही हैं। अब देखना यह है कि पब्लिक में जो अच्छा काम किया होगा, जनता उसके तरफ रुझान होगा और वही चुनाव जीतेगा। फिर भी आप घोसी के बहुत सारे क्षेत्रों में गए हैं, रिपोर्टिंग किए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि घोसी की जनता का क्या रुझान है, वो किधर जा रहे हैं? घोसी की बात कर लें तो घोसी में 2 चीज़ें रही निकल के सामने, जो बातें आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं कि विजय राजभर को जब सक्रिय होना चाहिए था, विजय राजभर को कोरोना काल में गायब थे पब्लिक के बीच से, और ये बहुत बड़ी शिकायत है लोगों की, और उनको जाना चाहिए था। तो विजय राजभर जिस समय पे जनता के बीच में होना चाहिए था, कोरोना काल एक बीमारी थी, आपके 2.5 साल का कार्यकाल था, आपको बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिला, मगर एक चीज़ होना चाहिए था कि कोरोना काल में आपको लोगों के बीच में सक्रिय होना चाहिए था। आप उसी बीच में इन्होंने वादे भी बहुत कर दिए थे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और चूँकि कोरोना काल के वजह से भी नहीं कर पाए और ये जनता के बीच में भी रह नहीं पाए, तो कनेक्टिंग पावर इनका कम रहा। और वहीं पे बात कर लें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में भी बगावती इशू हैं, सुधाकर सिंह का टिकट कट गया और घोसी के राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब बातें बहुत हैं। और दारा चौहान की रही बात, तो मधुबन से ही निकल के वो आए हैं
घोसी में। तो घोसी की जनता और मधुबनी की जनता में जब बॉर्डर ही है तो उनको पता ही है कि वहाँ पे क्या करके आए हैं, तो यहाँ पे कौन सा गुल खिलाएंगे। तो इस वजह से जनता का भी मूड इधर। और जनता का जो मांग थी, मऊ में हर सीट पे मांग थी कि हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए, और वही गेम किया है बहुजन समाज पार्टी ने कि क्षेत्रीय नेता को मौका दे दिया, चुन्नू खान को। तो लोगों का रुझान चुन्नू खान से भी कम नहीं है, और वो भी राजनीति में सक्रिय हैं, अच्छा है। तो लोग हो सकता है कि चुन्नू खान को भी वोट करें। मऊ सदर के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मऊ सदर के बारे में बात कर लें तो मऊ सदर में 2500 साल से मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा है। इस बार मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जो बातें निकल के आती थी मुख्तार अंसारी को, दो चीज़ें होती थी। मुख्तार अंसारी में कुछ वर्ग था जो कहता था कि माफिया हैं, और कुछ वर्ग है जो कहता है कि समाज से वो हैं, गरीबों के मसीहा हैं। अब इसमें से ये देखना है कि उनके सामने है अशोक सिंह बीजेपी से, और कांग्रेस से है माधवेंद्र सिंह, और बहुजन समाज पार्टी से हैं भीम राजभर। तो भीम राजभर चुनाव लड़ चुके हैं, हार भी चुके हैं। अशोक सिंह का ये साथ पहला चुनाव है। हमें तो लग रहा है कि अशोक सिंह का ये पहला ही चुनाव है, माधवेंद्र सिंह का भी पहला चुनाव है। और अब्बास अंसारी अपने पिताजी के वसीयत पे, वो अपने पिता वसीयत ही कही जा सकती है, 2500 साल से पिताजी का कब्जा रहा है, उसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जातिवाद की बात कर लें तो मुस्लिम वोट ज़्यादा है, तो ज़्यादातर चांस अब्बास अंसारी की तरफ बनता है। मोहम्मदाबाद गोहना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वहाँ के बारे में? मोहम्मदाबाद गोहना की बात कर लें तो बीजेपी का कब्जा ज़्यादा रहा है वहाँ पे। श्री राम सोनकर, मगर जैसे ही श्री राम सोनकर का बीजेपी ने नाम अनाउंसमेंट कर दिया, सभी लोगों ने पुतला फूंकना शुरू कर दिया। और हम लोगों ने देखा भी, क्षेत्र में गए थे। मोहम्मदाबाद जो सीट है विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ पे काम बिल्कुल सड़कों पे काम होना चाहिए था, नहीं किए हैं श्री राम सोनकर। इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको स्वीकार करना ही चाहिए। किसी भी क्षेत्र का नेता उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और किसी भी पार्टी का नेता ये स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये कहते हैं हमने खूब काम किया, खूब काम किया, तो फिर क्षेत्र की सड़कें टूटी क्यों हैं? और आप बस ये बड़े बड़े मंचों पे खड़ा होकर, सभी पार्टियां के हैं, समाजवादी पार्टी जब खड़ा होती है तो कहती है हमने पूर्वांचल वो आगरा एक्सप्रेसवे दिया, और बीजेपी कहती है कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। आप एक्सप्रेसवे तो दे दिए, उस पर फाइटर भी उतार दिए, मगर सच में जो गांव के लोग, जो जहाँ पे 60% वोटर बसते हैं, गांव की आधी आबादी, पूरे देश की आधी आबादी हमारे गाँव में रहती है, वो सच में गाँव के रास्ते चलने लायक हैं? पूछिए, नेता दौड़ रहे होंगे, उनसे पूछिए आपको विलम्ब काहे हुआ। अभी सवाल पूछ लिया जाए कि विलम्ब, नेताजी आप विलम्ब काहे पहुंचे, किसी भी दल के नेता से पूछ लिया जाए कि आपके कार्यक्रम में 11 बजे का कार्यक्रम था, 12 बजे पहुंचे हैं, काहे पहुंचे हैं? तो उनका आधा घंटा तो वो डिले चल रहे हैं, आधा घंटा रोड की वजह से वो पहुंचे हैं, मगर ये बातें नहीं बोलेंगे क्योंकि उसी क्षेत्र के वो नेता रहे हैं। तो हर क्षेत्र के नेताओं ने गांव के सड़कों पे जहां पे काम करना चाहिए था, काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो आप लेट क्यों जा रहे हैं? ये धूल उड़ रही है, ये धूल कौन उड़ा रहा है? कोई वोटर तो उड़ा नहीं रहा है। अगर गड्ढे हैं तो वोटरों ने तो गड्ढे किए नहीं है ना, आपको पैसे मिले। अब ये रोड के देख लीजिए, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, पे चकती मारा जा रहा है। अब 6 किलोमीटर का रोड है, आपने 1.5 किलोमीटर चकती मारोगे, 6 किलोमीटर का बजट भजा लेंगे, और इसको दिखा देंगे कि काम हो गया है, वो सड़क बन चुकी है। अब वहाँ बैठे बैठे कुछ हैं कमीशन खोर जो कह देते हैं कि हाँ सड़क बन गई है, मगर सच में ऐसा नहीं है। हमने आगे देखा, तस्वीर इतनी दुर्गम है कि वो झाड़ू लगा के उस पर पीच गिरा दिया। बताइए, पिच करने का आज के टेक्निक में, जहाँ पे सड़कों को इतना मजबूती से बनाना चाहिए, पैसा लग रहा है, इतना महंगा सब कुछ मटेरियल आ रहा है, और वहाँ पे तुमने झाड़ू मार के पानी गिरा के वहाँ पे पिच गिरा दिया, सड़क बन गई। क्या लगता है कि वहाँ से कौन सी पार्टी निकालेगी? मोहम्मदाबाद की बात कर लें तो मोहम्मदाबाद का देखिए पेच फंसा पड़ा है। वहाँ पे भी श्री राम का सोनकर का टिकट काट के उनको दे दिया गया है, पूनम सरोज जी को दे दिया गया है, जो चेहरा अभी चर्चित चेहरा नहीं है। और तो वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी है, वहाँ पे भी अच्छा किया। बहुजन समाज पार्टी का एक चीज़ देखने को मिला कि सभी दलों ने बाहरियों को टिकट दिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने क्षेत्रीय नेताओं पे ही भरोसा जताया है। तो वहाँ के लोगों का भी रुझान है कि हम लोग क्षेत्रीय नेता चाहिए था, तो बहुजन समाज पार्टी ने क्षेत्रीय नेता दिया है। धर्म कर लें तो मोहम्मदाबाद में भी लड़ाई देखी जाए तो सपा और बसपा का ही है। बीजेपी का जिस तरह से पूनम सरोज का नया चेहरा होना, और समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो भरोसा जताया इस बार बैजनाथ, पुराने जो कैंडिडेट थे पासवान जी को हटाकर, और राजेंद्र राम को वहां से प्रत्याशी बनाया है, और वो बहुजन समाज पार्टी में मंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दमदारी से वो भी लड़ेंगे, और बहुजन समाज पार्टी से ही प्रत्याशी हैं, वहाँ के खुद क्षेत्रीय नेता हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मोहम्मदाबाद में भी देखने को मिल रही है तस्वीरें कि सपा और बसपा ही आ सकती है। अब देखना यह है कि लोगों का मूड क्या है। अगर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, अगर उनके नेता क्षेत्र में अच्छा काम किए होंगे तो जनता जरूर उनको वोट करेगी और चुनाव जीत भी सकते हैं। सर, आप जनता के बीच में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता के मन की बात आप जानते होंगे। हमारा ये क्वेश्चन है कि जनता क्या चाहती है सरकार से? देखिए, जनता को क्या चाहिए, जनता बहुत कुछ नहीं चाहती है सरकार से। जनता चाहती है कि भाई हमें सुविधा मिले, सुविधा जैसे सड़क हमारी अच्छी हो,
गांव की जनता जो चाहिए, गांव की जनता को सड़क चाहिए, नाली चाहिए, खड़ंजा चाहिए, स्कूल समय से खुल जाए, बच्चों स्कूल अपना जा सकें, और थोड़ा बहुत महंगाई जो है उस पर कंट्रोल करे। सरकार से यही उम्मीद लगा के बैठती है, और बहुत ज़्यादा सरकार से उनको नहीं चाहिए, उनको बंगला नहीं चाहिए, उनको बहुत बड़े बड़े उनको इमारतें नहीं चाहिए, और बहुत बड़े बड़े उनको कुछ ऐसा नहीं चाहिए। उनको कुछ ही चीज़ें हैं, मूलभूत मुद्दे हैं जो उनके, सड़क अच्छी हो, नाली हो, खड़ंजा हो, बस यही सब जनता को चाहिए। महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल हो, और उनके प्रतिनिधि हों, उनकी आवाज़ को उठाएं, उनके बीच में आएँ, उनसे मिलें, उनसे देखें, उनके हाल जानें। जनता को यही सब चीज़ें चाहिए जो कि इन नेताओं में नहीं है। ये नेता जैसे ही नेता बन जाते हैं, बातें तो बहुत करते हैं, अभी चुनाव है तो सब पिटारा खोले हुए हैं, सारे संदूकें खोल के भर के गरीबी को दूर कर रहे हैं, मगर बाद में पता चलता है कि गरीबी किसकी दूर हुई। जब नेता भाषण देता है तो अक्सर यही बोल जाते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, मगर वो ये नहीं बोल पाते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि किसकी दूर करेंगे। अब उसमें पूछना चाहिए किसी से कि किसकी दूर करेंगे, तो वो अपनी गरीबी की बात करते हैं कि हम अब गरीबी दूर करेंगे, गरीबी मतलब अपनी गरीबी दूर कर देंगे, और जनता समझती है कि हमारे लिए आए हैं, वहीं फंस जाती है, गच्चा खा जाती है, और उसका परिणाम ये होता है कि 5 साल तक रोना होता है। और विकास के नाम पे लोग आते हैं, चुनाव वोट करके लेकर चले जाते हैं। और क्या लगता है सर, मतलब इस बार विकास हो पाएगा? देखिए, जनता जब तक आप सही प्रतिनिधि का चयन नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होगा ना। आप प्रतिनिधि भी तो सही नहीं कर रहे हैं। कोई गाजीपुर से आके चुनाव लड़के जीत के चला जाता है आपका वोट लेके, कोई आजमगढ़ से आके जातिवाद के नाम पे वोट लेके चला जाता है, कोई बलिया से आके आपका वोट लेके चला जाता है, कोई आजमगढ़ से आके, कोई गाजीपुर से, कोई बलिया से, कोई कहीं से आके चुनाव वोट लेके चला जा रहा है, और आप वोट दे देते हैं। अब आप जब वोट दे देते हैं, जीत जाते हैं, जातिवाद में फंस के जीत जाते हैं, इसके बाद अब कहते हैं काम नहीं हो रहा है। भैया, जब वो आए थे आजमगढ़ से, वो आए थे गाजीपुर से, वो आए थे बलिया से, वो आए थे बक्सर से, तो काम यहाँ कहाँ करेंगे? चले गए। अब आएंगे, फिर उनका मन होगा तो आएंगे। तो इसलिए काम नहीं हो पाता है, और जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ों में, चक्रव्यूह में फंस जाती है। मीठे मीठे बड़े बड़े वादे करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं चुनाव के समय, और उसी में जनता फंस जाती है, 5 साल तक पिसती है, फिर क्या है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से मऊ जनपद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से मऊ की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वोट का समय है, और काफ़ी बारीकियों का, काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय बहुत देखने की, परखने की ज़रूरत है, और ये जनता को देखना होगा, क्योंकि इतने साल हो गए विकास के नाम पे जो भी आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, और सच में धरातल पे विकास किए कि नहीं। मैंने चारों विधानसभा घुमा हूँ, और आइए हमसे हमें 25 सड़कों का नाम बता सकता हूँ जो भी गांव में सड़कें जाती हैं। मेन रोड को छोड़कर जो गांव में सड़कें जाती हैं, मैं 25 सड़कों का नाम बता सकता हूँ जहाँ पे गड्ढे हैं, आप गिर जाएंगे वहाँ के। अब ये देखना है कि वो अगर काम हुआ है, सभी नेताओं ने, सभी पार्टियां कह रही हैं काम किया है, सपा कह रही है हमने चमका दिया है, बहुजन समाज पार्टी कह रही है हमने चमका दिया है, बीजेपी इधर ढिढोरा पीटी रही है कि हमने चमका दिया है। फिर ये सड़कें हैं, ये गड्ढे क्यों हैं फिर? और क्या वहाँ पे वोटर नहीं रहते, वहाँ इंसान नहीं रहते? आप महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं, आपका शीशा चढ़ा हुआ है, मगर वहाँ गरीब बस्तियों में जाने वाले रास्ते आज भी पगडंडियाँ इतनी ख़राब हैं, उसकी हालत ख़राब है, जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं जनता भी तो है। आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने ना, जो आपके प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में घूमे, आए, वो भी तो देखे, शर्म खाए, थोड़ा देखे कि भैया कितना काम किया है कि हम आज ये इस नौबत पे हैं। तो हम चुन देते हैं बाहरियों को, दूर दूर के प्रतिनिधियों को, प्रत्याशियों को हम अपना चुन देते हैं, वो आते ही नहीं है क्षेत्र में। बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं, अभी हम लोग पर्चे दाखिला के समय कई ऐसे प्रत्याशी से पूछ दिया गया कि जिस आप विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो, उस विधानसभा में कितने गांव हैं, उस प्रत्याशी को पता नहीं है। अब बताइए उस गांव का विकास क्या करेगा वो, जिसको प्रत्याशी को यही नहीं पता है कि कितने गांव हैं, वो फिर वो लास्ट वाले गांव पे कहीं से पहुंचेगा? जो सबसे पिछड़ा दबका एकदम गरीब बस्ती है, पगडंडियां हैं, जाने के लिए रास्ते नहीं, वो कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? तो जनता को भी ये सोचना होगा, और ये जनता अमल करे कि ऐसे प्रतिनिधियों को वोट करें कि जो हमारे बीच में रह सके, हम उससे मिल सके, अपनी बातों को बता सकें। प्रतिनिधि ऐसा नहीं होना चाहिए कि माला से आ रहा है, हम उसको माला ऐसे भगवान जी से आया, उसको माला पहना है, माला पहने, जय 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 दुआ, इसके बाद निकल गया। नहीं, प्रतिनिधि ऐसा हो कि माला ना पहने, लोगों से आके मिले। भैया, माला की क्या ज़रूरत है? हमने तुम्हें वोट दिया है, हमने तुमको प्रतिनिधि बनाया, अब तुमको भी हम माले पहनाएं, हमें तुमको चाय पकौड़ी कराएं, ऐसा तो है नहीं ना। तुम्हें हमने चुन दिया है, अब तुम जहाँ भेजना था तुमको हमने भेज दिया है, जो तुमको पाना चाहिए था, जितना अच्छी खासी मोटी पगार पा रहे हो, अच्छी खासी गाड़ियाँ मिली हैं, तेल मिला है फ्री का, तुमको बंगला मिला है रहने के लिए, तो सब तो दे चुका हूँ मैं। वोट के समय ही हम सब दे देते हैं। जिस भी प्रतिनिधि को हम चुनते हैं तो वो बस प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, उसकी 100 पीढ़ियों को हम चुन देते हैं। कोई भी विधायक हो, आज एक विधायक का नाम बताइए पूरे प्रदेश में जिसका विधायक का लड़का जाके लाइन में लगा हो,
इलाहाबाद में लाठियाँ पड़ी हों, कोई पूरे प्रदेश में इलाहाबाद में जब बच्चे पीटे जा रहे थे, किसी भी सरकार हो, पीटे जाते हैं, धरना प्रदर्शन देने जाते हैं, हम बेरोजगारी के लिए धरना प्रदर्शन देने जाते हैं, अस्पताल खराब के लिए धरना प्रदर्शन देने जाते हैं, हम रास्ता के लिए धरना प्रदर्शन देने जाते हैं, उसमें पूरे प्रदेश का एक नेता बता दे उसका लड़का उस भीड़ में खड़ा हो, क्यों नहीं रहता है? वो कुछ भी ना करे फिर भी नहीं रहेगा। उसकी 100 पीढ़ियाँ, हमारे एक वोट देने से उसकी 100 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, और हमारी एक वोट अगर ख़राब करने से हमारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ, 100 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और यही हुआ है हमारे देश में। तो हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे ज़िले की जनता को ये सोचना होगा और ये विचार करके वोट करें कि किसको कर रहे हैं। नेता बन गया है, वो एहसान थोड़े कर दिया है, एहसान आपने किया है। उसको वोट दिया, उसको 2-2.5 लाख रुपये पगार मिलनी शुरू हो गई, आपने वोट दिया, उसको बंगला मिल गया, आपने वोट दिया, उसके 40 गाड़ियाँ हो गई, आपने वोट दिया, उसका घर बन गया, आपने वोट दिया, BMW खरीद लिया, आपने वोट दिया, उसने मर्सिडीज खरीद ली, आपने वोट दिया, उसका बच्चा बाहर पढ़ने चला गया। आप एक वोट मत समझिए, आपने एक वोट पाकर उसका बच्चा विदेश पढ़ने चला गया, और हम आपके बच्चे, गरीब के बच्चे आज भी खिचड़ी और नमक पे जा रहे हैं पढ़ने। ये सोचना होगा। कब सोचोगे? नहीं सोचोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ ऐसे ही अपाहिज बन के अपंगा ऐसे ही घूमेंगी। इलाहाबाद में नौकरी मांगेंगे, उनको लाठियाँ मारेंगी। आप सड़क पे जाएंगे, उनको पीटे जाएंगे। तो चीज़ें हैं, अब इन चीज़ों को स्वीकार करना होगा और इन चीज़ों को जनता को अमल करना होगा और अपना अच्छा प्रतिनिधि चुनना होगा। जब तक नहीं चुनेंगे तब तक आपकी दुर्दशा ऐसे ही होती रहेगी। ये थे जाने माने पत्रकार हमारे जनपद के संजय यादव जी। मैं अंजलि त्रिपाठी, नमस्कार।